दोस्तों आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी का चैप्टर 20 के दांत आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से हर साल सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं और ज़्यादातर छात्र यहीं पर पूरे नंबर लेने से चूक जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 20 के दांत के सभी जरूरी सब्जेक्टिव प्रश्नों को लाइन बाई लाइन आसान भाषा में और बोर्ड की कॉपी में लिखने लायक उत्तरों के साथ समझेंगे। तो यहाँ ना तो रटने की जरूरत है और ना ही घबराने की, बस ध्यान से पूरा वीडियो देखिए क्योंकि यही वही वीडियो है जो आपकी उत्तर लेखन की गलती को ठीक करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि परीक्षा में उत्तर लिखते समय दिमाग खाली ना हो और कॉपी देखकर पूरा नंबर मिलने का भरोसा हो तो इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये क्लास हिंदी चैप्टर 20 के दांत के सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 20 के दांत से आने वाले इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। इनमें से काफ़ी सारे प्रश्न पिछले साल के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आज के इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 20 के दांत कहानी में सामाजिक भेदभाव कैसे प्रकट होता है। इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि कहानी में वर्ग और लिंग आधारित भेदभाव प्रमुखता से दिखाया गया है। इस कहानी में वर्ग और लिंग आधारित भेदभाव बहुत ही ज़्यादा प्रमुखता से दिखाया गया है। तो लिंग का मतलब आप लोग समझते ही होंगे, दो तरह के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो लिंग आधारित जो भेदभाव होता है, जो लड़का और लड़की में जो भेदभाव होता है, उसके बारे में बहुत ही प्रमुखता से इस कहानी में दिखाया गया है। सेन परिवार के लड़कों और लड़कियों में स्पष्ट भेदभाव किया गया है। तो सेन परिवार के जो लड़के थे और लड़कियां थे उनके बीच जो भेदभाव था वो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से दिखाया गया है। मदन जैसे गरीब बच्चों को अमीर परिवार के बच्चों से कमतर माना गया है। तो अक्सर ये देखा जाता है कि जो गरीब परिवार के बच्चे होते हैं उनको अमीर परिवार के बच्चों से कमतर समझा जाता है। तो यहाँ पे मदन जैसा जो एक गरीब बच्चा था उसको अमीर परिवार के बच्चों से कमतर माना गया है। यह भेदभाव समाज में व्याप्त विषैली मानसिकताओं को उजागर करती है। तो यह जो भेदभाव है जो हमारे समाज में फैली हुई जो एक जहरीली मानसिकता है उसको उजागर करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज के इस वीडियो का अगला क्वेश्चन है कि कहानी में सेन साहब का खोखा के प्रति क्या दृष्टिकोण था। कहानी में सेन साहब का खोखा के प्रति क्या नजरिया था, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे सेन साहब खोखा को भविष्य में सफल इंजीनियर मानते थे। तो सेन साहब जो थे वो खोखा को भविष्य का एक सफल इंजीनियर मानते थे। वो मानते थे कि खोखा भविष्य में जाकर एक अच्छा इंजीनियर बनेगा। वे उसकी हर शरारत को उसके हुनर और दिलचस्पी के रूप में देखते थे। तो खोखा क्या था, एक बहुत ही ज़्यादा शरारत करने वाला बच्चा था। तो उसकी हर शरारत को सेन साहब हुनर और दिलचस्पी के रूप में दिलचस्पी के साथ देखते थे। खोखा को विशेष स्वतंत्रता और सुविधाएं दी गई थी। तो क्या था, सेन साहब के द्वारा खोखा को एक विशेष स्वतंत्रता और सुविधाएं दी गई थी। काफ़ी ज़्यादा उसको अलग तरह की सुविधाएं और काफ़ी ज़्यादा स्वतंत्रता दी गई थी, आज़ादी दी गई थी, जिसको विशेष स्वतंत्रता का नाम दिया गया है। तो यह दृष्टिकोण उनके लाडलेपन और भेदभाव को दर्शाता है। तो यह जो उनका नज़रिया था, यह जो दृष्टिकोण था खोखा के प्रति, तो वह उनके लाडलेपन और भेदभाव को दर्शाता है। और इससे हमें यह पता चलता है कि वो इससे कितना प्यार करते थे और इसी प्यार के चलते वो भेदभाव भी कर देते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है कि मदन और ड्राइवर के विवाद से कहानीकार क्या संदेश देना चाहते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि यह घटना अमीर और गरीब के बीच के शक्ति संतुलन को दर्शाती है। तो मदन और ड्राइवर के बीच में जो विवाद हुआ था वो घटना अमीर और गरीब के बीच के शक्ति संतुलन को दर्शाती है कि कौन कितना शक्तिशाली है। ड्राइवर ने मदन को उसकी गरीबी और कमजोरी के कारण सजा दी। तो ड्राइवर ने क्या किया, मदन को उसकी गरीबी और कमजोरी के कारण सजा दी थी। क्योंकि मदन जो था वो एक गरीब और कमजोर था तो इसके कारण ड्राइवर ने उसको सजा दे दी थी। यह दिखाता है कि समाज में कमजोर वर्ग को अन्याय का सामना करना पड़ता है। तो इससे हमें यह पता चलता है, यह दिखाता है कि जो हमारा समाज है उसमें जो कमजोर वर्ग है, जो कमजोर आदमी है, उसको अन्याय यानी कि नाइंसाफी का सामना करना पड़ता है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आज के इस वीडियो का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेन परिवार की लड़कियों की परवरिश पर कहानीकार का क्या व्यंग्य है। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि लड़कियों को कठपुतली की तरह पाला गया जहां उनके जीवन का हर कदम तय था। तो सेन परिवार में लड़कियों को बिल्कुल एक कठपुतली की तरह पाला गया था जहां उनके जीवन का हर एक कदम पहले से तय किया हुआ था। उन्हें स्वतंत्रता और व्यक्तिगत इच्छाओं से दूर रखा गया था। तो उन्हें क्या था, स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं दिया गया और उनकी जो पर्सनल जो इच्छाएं थी, जो व्यक्तिगत इच्छाएं थी, उससे उनको बिल्कुल ही दूर रखा गया। कहानीकार इस भेदभाव पर व्यंग करते हैं और इसे समाज की संकीर्ण मानसिकता का प्रतीक मानते हैं। तो जो कहानीकार है, जो लेखक है हमारे इस चैप्टर के, इस भेदभाव पर व्यंग करते हैं, इस पर इसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि इसे समाज की संकीर्ण यानी कि एक छोटी मानसिकता का प्रतीक मानते हैं कि किस तरह से हमारा समाज एक संकीर्ण सोच रखता है, एक छोटी सोच रखता है और लड़कियों और लड़कों में भेदभाव करता है, फर्क करता है।
चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के इस वीडियो का अगला क्वेश्चन है कि खोखा के व्यक्तित्व में कौन सी विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि खोखा स्वभाव से शरारती और स्वतंत्र था। तो खोखा का स्वभाव कैसा था? एक शरारती और स्वतंत्र स्वभाव था। वह बिल्कुल आजाद रहना चाहता था, बिल्कुल स्वतंत्र स्वभाव का था। उसके व्यवहार में अहंकार और अनुशासनहीनता झलकती है। तो क्या था? वो अपने पापा का काफी ज्यादा लाडला था, अपने पिताजी का वो लाडला था। इस वजह से उसके व्यवहार में अहंकार था, यानी कि घमंड था, और अनुशासनहीनता झलकती थी, यानी कि वो किसी का बात नहीं मानता था, किसी को सुनता नहीं था। उसके अंदर अनुशासनहीनता थी। यह उसकी परवरिश और परिवार द्वारा मिले विशेष अधिकारों का परिणाम था। तो यह किस चीज का परिणाम था? यह था उसकी जो परवरिश किस तरह से की गई थी उसका परिणाम था, और उसके परिवार द्वारा जो मिला गया उसका विशेष अधिकार था, यह उसी का परिणाम था कि वह स्वभाव से शरारती था, स्वतंत्र था, और उसके व्यवहार में अहंकार और अनुशासनहीनता झलकती थी। अगला क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, मदन के पिता गिरधर का चरित्र कैसा है? इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि गिरधर दब्बू और परिस्थितियों से समझौता करने वाला व्यक्ति था। गिरधर कैसा व्यक्ति था? तो एक दब्बू किस्म का था, जो हर किसी से दब जाए और परिस्थितियों से, हालात से समझौता करने वाला व्यक्ति था। वह अपने बेटे मदन को सेन साहब के क्रोध से बचाने के लिए खुद उसे दंडित करता था। वह क्या करता? अपने बेटे मदन को सेन साहब के क्रोध से बचाने के लिए क्या करते थे? वो उसे खुद ही दंडित करते थे, उसे खुद ही सजा देते थे। हालांकि अंत में वह अपने बेटे की जीत पर गर्व महसूस करता है। लेकिन क्या होता है कि कहानी के अंत में जब उसका बेटा जीतता है तो उसकी जीत पर गर्व करते हैं, एक अभिमान महसूस करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब के मित्रों की प्रतिक्रिया उनके विचारों पर कैसी थी? इसका जवाब हम लोग लिखेंगे कि सेन साहब के मित्र उनके विचारों और व्यवहार पर व्यंग करते थे। तो सेन साहब के जो मित्र थे, उनके जो दोस्त थे, तो उनके विचारों पर और उनके व्यवहार पर व्यंग करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, उस पर क्या करते थे? तंज कसते थे, टॉन्ट मारते थे। उनके पुत्र खोखा को लेकर किए गए निर्णयों को अनावश्यक और असंगत बताया। तो जो उनके मित्र थे, तो उन्होंने उनके पुत्र खोखा के लेकर किए गए निर्णय, जो अपने पुत्र के लिए जो निर्णय लेते थे, जो फैसले लेते थे, उसको उन्होंने, उनके मित्रों ने अनावश्यक और असंगत बताया। तो यह दिखाता है कि उनकी सोच समाज में व्याप्त भेदभाव का प्रतिबिंब थी। तो इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है, यह दिखाता है कि जो उनकी सोच थी समाज में व्याप्त भेदभाव का प्रतिबिंब थी, समाज में जो व्याप्त भेदभाव था उसका आईना थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो का अगला क्वेश्चन है कि कहानी में महल और झोपड़ी का क्या प्रतीकात्मक महत्व है? इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि यह प्रतीकात्मक रूप से अमीर और गरीब वर्ग के बीच के संघर्ष को दर्शाता है। तो कहानी में महल और झोपड़ी क्या है? एक प्रतीकात्मक, यह प्रतीकात्मक रूप से अमीर और गरीब के बीच के जो संघर्ष होता है तो उसको दर्शाता है। खोखा और मदन का झगड़ा इस विभाजन का रूपक है। खोखा और जो मदन का झगड़ा हुआ था तो इस विभाजन का रूपक था। कहानी बताती है कि सत्ता और संसाधन अमीरों के पक्ष में होते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये पता चलता है, ये बताती है कि जो सत्ता और जो संसाधन होता है, जो रिसोर्सेज होते हैं, जो पावर होता है, वह अमीरों के पक्ष में होते हैं, गरीबों के पक्ष में नहीं होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, मदन और खोखा के बीच झगड़े का क्या परिणाम हुआ? इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि झगड़े में मदन ने खोखा को हराकर उसके 2 दांत तोड़ दिए। तो जब मदन और खोखा के बीच में झगड़ा हुआ, लड़ाई हुआ, तो उसमें क्या हुआ? मदन ने खोखा को हराकर उसके 2 दांत तोड़ दिए थे। यह गरीब वर्ग की शक्ति और साहस का प्रतीक था। तो इससे क्या पता चला? इससे यह पता चला कि यह गरीब वर्ग की शक्ति, उसकी ताकत और साहस का प्रतीक था। मदन ने खोखा को हराकर उसके 2 दांत तोड़ दिए थे। इस घटना ने गिरधर को अपने बेटे पर गर्व करने का मौका दिया। इस घटना के बाद क्या हुआ? इस घटना के बाद गिरधर को अपने बेटे पर गर्व करने का मौका दिया गया, क्योंकि उसने झगड़े में मदन ने खोखा को हरा दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कहानी में सेन परिवार की सोच समाज की कौन सी समस्या उजागर करती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हम लोग लिखेंगे कि सेन परिवार का व्यवहार समाज में व्याप्त लिंग और वर्ग भेद को दर्शाता है। तो सेन साहब का जो परिवार था, उनका जो व्यवहार था, वह समाज में व्याप्त लिंग और वर्ग भेद को दर्शाता है। किस तरह से छोटे बड़े का भेदभाव होता है, बच्चे और बच्चियों में, यानी कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव होता है, जो उनकी सोच में पता चलता था, ये उनकी सोच से पता चलता था, ये उनकी सोच को दर्शाता है। यह दिखाता है कि कैसे शक्ति और विशेषाधिकार वाले लोग कमजोर वर्ग को दबाते हैं। इससे यह पता चलता है, यह दिखाता है कि कैसे किसके पास शक्ति है और विशेषाधिकार होने वाले लोग कमजोर लोगों को दबाते हैं, यानी कि जो अमीर लोग होते हैं वो कैसे गरीबों को दबा करके रखते हैं, अपने से नीचे समझते हैं, कम समझते हैं। यह समस्या समाज में गहराई तक जड़ें जमाए हुए है। तो ये समस्या आज के समाज में बिल्कुल गहराई तक, यानी कि अंदर तक जड़ें जमाए हुए है। ये समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जिसमें यह पूछा जा रहा है कि विष के दांत शीर्षक कहानी की सार्थकता को स्पष्ट करें। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि यह शीर्षक कहानी के मुख्य समस्याओं और सामाजिक विषमताओं का प्रतीक है। तो यह जो शीर्षक कहानी जिसका नाम विष के दांत, यह कहानी मुख्य समस्याओं और सामाजिक विषमताओं का प्रतीक है। इसमें विष का अर्थ समाज में फैली हुई विषैली मानसिकता और भेदभाव से है। तो ये जो कहानी में विष है, विष के दांत कहानी में जो विष है, इसका अर्थ समाज में जो फैली हुई हमारी विषैली मानसिकता है, जो जहरीली मानसिकता है और जो भेदभाव है, उसको दर्शाती है।
कहानी में वर्ग और लिंग आधारित भेदभाव, अमीर गरीब के बीच का संघर्ष और बच्चों के पालन पोषण में असमानता दिखती है। तो इस कहानी में मुख्य रूप से किस चीज़ पर फोकस किया गया है? तो इस कहानी में वर्ग और लिंग आधारित भेदभाव। तो वर्ग का मतलब हो गया कि अमीर और गरीब के बीच में फर्क, और लिंग आधारित भेदभाव यानी कि लड़का और लड़की में फर्क और अमीर गरीब के बीच के संघर्ष और बच्चों के पालन पोषण में असमानता दिखती है, यानी कि लड़कों की परवरिश किस तरह से होनी चाहिए, लड़कियों की परवरिश किस तरह से होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो असमानता थी इसको दिखाती है ये कहानी। खोखा और मदन के झगड़े में यह विष अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है। तो खोखा और मदन का जब झगड़ा होता है तो ये जो विष होती है यानी कि ये जो जहरीली सोच है वो अपनी बिल्कुल पराकाष्ठा हाईएस्ट लेवल पर पहुंचती है। यह शीर्षक कहानी की थीम को सटीकता से उजागर करता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यह जो शीर्षक कहानी है जिसका नाम है विष के दांत, तो यह शीर्षक कहानी की सार्थकता को इसको बिल्कुल सटीक रूप से उजागर करती है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब का चरित्र उनके परिवार के अन्य सदस्यों से कैसे अलग था? इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि सेन साहब परिवार के मुखिया होने के नाते सख्त और नियम प्रिय थे। सेन साहब क्या थे? परिवार के मुखिया थे। तो परिवार के मुखिया होने के नाते उनका जो नियम था वो काफ़ी सख्त था, वो बिल्कुल नियम प्रिय थे, बिल्कुल नियम को मानने वाले थे। वे लड़कियों को कठोर अनुशासन में रखते थे लेकिन खोखा को विशेष छूट देते थे। तो यहाँ पे वो भी लड़के और लड़कियों में भेदभाव करते थे और लड़कियों को बिल्कुल कठोर अनुशासन में रखते थे और उन पर कई तरह की पाबंदियां लगाते थे। लेकिन खोखा जो उनका बेटा था तो उसको वो विशेष छूट देते थे, विशेष अधिकार देते थे कि तुम कुछ भी कर सकते हो। उनका व्यवहार लिंग भेद और सामाजिक मान्यताओं से प्रभावित था। उनका जो व्यवहार था वो लिंग भेद यानी लड़के और लड़कियों के बीच में जो भेदभाव था और सामाजिक मान्यताओं से प्रभावित था। हालांकि उनका यह रवैया उनके बच्चों के प्रति असमानता और भेदभाव को दर्शाता है। तो उनका यह जो रवैया था वह बच्चों के प्रति असमानता यानी कि सभी को एक बराबर ना समझना और भेदभाव को दर्शाता है। भेदभाव का मतलब हो गया कि दोनों में फर्क करना, लड़के और लड़कियों के बीच में फर्क करना, लड़कों को ज़्यादा मान सम्मान देना और लड़कियों को बिल्कुल कठोर अनुशासन में रखना और उन पर कई तरह की पाबंदियाँ लगाना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि खोखा और मदन के झगड़े से कहानीकार क्या दिखाना चाहते हैं? इस क्वेश्चन में पूछा गया कि खोखा और मदन के झगड़े से जो लेखक है वो क्या दिखाना चाहते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हम लोग लिखेंगे कि यह झगड़ा वर्ग भेद और समाज के कमजोर वर्ग की स्थिति को दर्शाता है। तो खोखा और मदन का जो झगड़ा होता है तो ये झगड़ा हमें यह दिखाता है कि वर्ग भेद और समाज के कमजोर वर्ग की स्थिति क्या है। खोखा अपनी शक्ति और विशेष अधिकार के बल पर मदन को नीचा दिखाना चाहता था। खोखा क्या था? उसके पास एक शक्ति थी, अमीर होने की शक्ति थी और उसके पास विशेष अधिकार था। तो वो उसी के बल पर मदन को नीचा दिखाना चाहता था, उसको झुकाना चाहता था। लेकिन मदन ने साहस और संघर्ष से खोखा को हराया। लेकिन मदन के पास क्या था? मदन एक गरीब लड़का जरूर था लेकिन उसके पास साहस था और उसी साहस और हिम्मत के बलबूते पर और संघर्ष से उसने खोखा को हरा दिया। तो यह अमीर वर्ग के दंभ और गरीब वर्ग के साहस का प्रतीक है। तो यह अमीर वर्ग के घमंड का टूटना था और गरीब वर्ग के साहस का प्रतीक इसको माना गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, गिरधर और सेन साहब की सोच में क्या अंतर था? तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि गिरधर अपनी परिस्थितियों से मजबूर होकर दब्बू स्वभाव का था। तो गिरधर क्या था? उसकी जो परिस्थितियां थी, उसकी जो मजबूरियां थी, उससे मजबूर होकर वह दब्बू स्वभाव का था। वह अपने बेटे मदन को दंड देकर सेन साहब को खुश करना चाहता था। तो वह क्या करता था कि अपने बेटे मदन को हमेशा दंड देता था, सजा देते रहता था और इसे सजा देकर के वह सेन साहब को खुश करना चाहता था। वहीं सेन साहब अहंकारी और अधिकारवादी थे। लेकिन सेन साहब का व्यवहार कैसा था? उनका व्यवहार था एक अहंकारी व्यवहार था और वह अधिकारवादी थे। उनके पास पैसा था, उनके पास पावर था, तो वह एक अहंकारी थे और अधिकारवादी थे। उनका व्यवहार वर्ग भेद को प्रोत्साहित करता था जबकि गिरधर मजबूरी में उनका साथ देता था। उनका जो व्यवहार था वह वर्ग भेद को यानी कि अमीर गरीब के बीच के जो फर्क था उसको प्रोत्साहित करता था जबकि गिरधर मजबूरी में उनका साथ, गिरधर क्या था? एक गरीब था तो वो मजबूरी में उनका साथ देता था। तो अगला क्वेश्चन है कि कहानी में लिंग भेद को कैसे चित्रित किया गया है? इसका आंसर हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि सेन परिवार में लड़कियों को कठोर अनुशासन और शिष्टाचार सिखाया गया, उनकी इच्छाओं और आज़ादी को सीमित किया गया। तो सेन परिवार में लड़कियों के लिए एक अलग नियम था, काफ़ी ज़्यादा उनको कठोर अनुशासन में और शिष्टाचार में रखा गया, शिष्टाचार उनको सिखाया गया, उनकी इच्छाओं और आज़ादी को सीमित किया गया। उनकी जो इच्छाएँ थी, उनकी जो ख्वाहिशें थी उसको बिल्कुल लिमिटेड कर दिया गया और आज़ादी को सीमित किया गया। तो उन पे बहुत तरह की पाबंदियां लगाई गई, उनकी आज़ादी को सीमित कर दिया गया, उनके लिमिटेड कर दिया गया। वहीं खोखा को अधिक छूट दी गई और उसके लिए अलग नियम बनाए गए। तो खोखा जो उस परिवार का लड़का था तो उसको बहुत ही ज़्यादा छूट दी गई और उसके लिए अलग नियम बनाए गए। तो यह दिखाता है कि समाज में लिंग आधारित भेदभाव किस तरह गहराई से व्याप्त है। तो इससे यह पता चलता है कि आज भी हमारे समाज में लड़के और लड़कियों के बीच में जो लिंग आधारित भेदभाव वह किस तरह से गहराई से व्याप्त है, आज भी मौजूद है। अगला क्वेश्चन है कि विष के दांत में बच्चों की परवरिश पर क्या टिप्पणी की गई है? इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि कहानी में बच्चों की परवरिश को लिंग और वर्ग भेद के आधार पर बांटा गया है।
तो इस कहानी में बच्चों की परवरिश को लिंग और वर्ग भेद के आधार पर बांटा गया है। दो तरह से बांटा गया है इसको, लिंग के आधार पर और वर्ग भेद के आधार पर इस कहानी में बच्चों की परवरिश को बांटा गया है। लड़कियों को कठोर अनुशासन में रखा गया जबकि खोखा को शरारतों की छूट दी गई। तो यहाँ पे क्या हुआ कि लड़कियों को कठोर अनुशासन में रखे गए, उन पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई, उनकी आज़ादी को सीमित किया गया, जबकि खोखा को शरारतों को छूट दी गई। वो किस तरह का शरारत करता था उन सभी शरारतों को छूट दी गई। यह असमानता बच्चों के व्यक्तित्व पर प्रभाव डालती है। तो इस तरह की जो असमानता होती है, जो सबको एक बराबर ना समझने की जो भावना होती है, वह बच्चों के व्यक्तित्व और उनकी पर्सनालिटी पर प्रभाव डालती है, बहुत ही गहरा प्रभाव डालती है। मदन के साथ हुए भेदभाव ने उसकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया। तो मदन के साथ जो भेदभाव हुआ था तो उससे उसकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कहानी में सेन साहब के मित्र पत्रकार का क्या महत्व है। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि पत्रकार ने सेन साहब के विचारों पर व्यंग किया और एक नई सोच को प्रस्तुत किया था। तो पत्रकार जो उनके सेन साहब के जो मित्र थे, तो उन्होंने सेन साहब के विचारों पर तंज कसा था, व्यंग किया था, टॉन्ट मारा था और एक नई सोच को प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा कि उनका बेटा स्वतंत्र रूप से अपनी पसंद चुन सकेगा। उनका कहना था कि उनका जो बेटा होगा वह स्वतंत्र रूप से अपनी पसंद को चुन सकेगा। यह संवाद कहानी में पारंपरिक और आधुनिक सोच के टकराव को दिखाता है। तो उन दोनों के बीच ये जो बातचीत हुई थी, ये जो संवाद हुआ था, वह कहानी में पारंपरिक और आधुनिक सोच के टकराव को दिखलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के इस वीडियो का अगला क्वेश्चन है कि कहानी के अंत में गिरधर का मदन को गले लगाना क्या दर्शाता है। तो इसका जवाब हम लोग लिखेंगे कि गिरधर का यह कृत्य उसके बेटे पर गर्व और उसकी अंतर्निहित भावनाओं को प्रकट करता है। तो गिरधर का यह जो कृत्य था, उसका जो काम था, तो उसके बेटे पर गर्व और उसकी अंतर्निहित भावनाओं को प्रकट करता है, जाहिर करता है। उसने अपने बेटे की जीत को अमीर वर्ग के खिलाफ एक विजय के रूप में देखा। तो उसने अपने बेटे की जो जीत हुई थी उसको अमीर वर्ग के खिलाफ एक विजय यानी कि एक जीत के रूप में देखा। यह कहानी का भावनात्मक और प्रतीकात्मक अंत है जो वर्ग संघर्ष और मानवता को दर्शाता है। तो यह क्या था, कहानी का एक भावनात्मक, एक इमोशनल और प्रतीकात्मक अंत है जो वर्ग संघर्ष और मानवता को दर्शाता है, इंसानियत को दर्शाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।